Hello students, how are you all? I hope your preparations for the board examination and CUET is going very well. So moving on, we were studying about globalization in my last class and today we will be discussing the consequences and moving forward with it. ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आज हम पढ़ेंगे ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत ही सिंपल टर्म्स में. दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू in your board preparations as well as your CUET preparation. In the end of the video, we will solve a CUET previous year question and we will try to, answer that. Okay, so let's go. So I hope you all remember globalization. The concept deals with flow of four fundamental things, entities. What are these entities? Ideas, people, commodities and capital. IPCC, right? ओके इसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के, जिसमें से पहला था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हम पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड देन वी विल मूव टू कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. सो आई होप आप सबको याद होगा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है, एक फेनोमेना है जिसमें 4 चीज़ों के मूवमेंट या फ्लो की बात की जाती है. 4 चीज़ें वो क्या क्या हैं? IPCC, आइडियाज़, people, commodities and capital. How easily these entities can move from one country to another country. Trade barriers, very important. Economic policies, government laws, इन सब का बहुत ही important role होता है इनमें. How after World War II with the establishment of GATT, जो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, कैसे चीज़ें चेंज हुई. डोमिनेंट पावर का क्या रोल रहा है? ऐसा कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के आने से जो स्टेट है वो वीकर हो रहा है, उसके पावर्स में इरोजन आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं. मूविंग फॉरवर्ड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने पाया था कि हिस्ट्री में भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हमने पढ़ा था कि चीज़ें तभी मूव करती थी, बट ट्रांसपोर्टेशंस एंड कम्युनिकेशंस आने से क्या हुआ है, ये चीज़ें लार्ज स्केल पे मूव करने लगी हैं, राइट. अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हम करते हैं कंट्रीज़ में, हम ऐसी पॉलिसीज़ लाते हैं जहाँ पे ट्रेड बैरियर्स को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, राइट. MNCs ओपन होने लगते हैं, उससे क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं. सो देयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन का. As I have already told you guys, free trade का जो concept आता है that plays very important role in globalization and the effects of globalization in the world. Now इसमें जो सबसे important point है the role of IMF and WTO. I hope all of you are aware of IMF, International Monetary Fund, and WTO, World Trade Organization. इनका जो रोल है बहुत ही important है. How and why? देखिए, विश्व के विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, राइट. उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, राइट. कुछ लॉज होने चाहिए, राइट. तो ये कहाँ डिसाइड होता है? कौन सी ऐसी बॉडी है जहाँ पे जा करके आप एक कंप्लेन कर सकते हैं कि यार अगर कल को कुछ गलत चला जाता है, कोई ऐसा होना चाहिए ना जो रिविजिट कर सके इन चीज़ों को, जहाँ पे आप देयर इज समवन और सम इंस्टीट्यूट दैट इज लुकिंग आफ्टर ऑल दीज द पॉलिसीज, द लॉज, इनको रेगुलेट करना, इनको अपडेट करना फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर उन्हें लग रहा है कि इससे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में, तो उसको रिवाइज करके ऐसा करना कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके. प्रॉफिट जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है उनसे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उन कंट्रीज़ में भी थोड़ा डेवलपमेंट को यूनिफॉर्म किया जा सके. ये पॉलिसीज़ कौन बनाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम. नाउ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. आई होप आप सबने न्यूज़ में सुना होगा कि IMF जो है बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या करती है? फंड देती है, राइट. उसको फंड देती है ताकि वो अपने डेवलपमेंट पे, अपने इकोनॉमी पे काम कर सके, राइट. सो द रोल ऑफ IMF एंड WTO इज वेरी प्रोमिनेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, राइट. इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली फैक्ट. नाउ अलोंग विद IMF एंड WTO जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है पावरफुल एंड डोमिनेंट कंट्रीज, राइट. स्मॉल कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनके पास चॉइस होती है कि ये लिबरलाइज करना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं खुद की इकोनॉमी को. बट IMF एंड WTO
और जो ये डोमिनेंट कंट्रीज होती हैं ये उनको ऑफर्स देती हैं कि नहीं हमारे साथ ट्रेड करो, इफ दे हैव लाइक प्रॉफिटेबल रॉ मटेरियल्स जिसको ये फिनिश्ड गुड में बना करके मार्केट में दे सकते, ठीक है। सो IMF एंड WTO आर ऑफ कोर्स वेरी प्रोमिनेंट फैक्टर्स, बट अलॉन्ग विद देम द पावरफुल कंट्रीज जहाँ पर भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, वो उसका गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट जनरेट करना, राइट। अगर कोई कंट्री है वो किसी एक कंट्री में MNC ओपन कर रही है या ऑपरेट कर रही है तो वो क्यों कर रही है? सो दैट इट कुड सेव सम कॉस्ट, जितना उनका जा रहा है उनकी खुद की कंट्री में उससे शायद उससे कम कॉस्ट में, या जो लेबर है जहाँ पर वो अपना MNC का सेक्शन खोल रहे हैं वहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर जो है वो उन्हें चीप कॉस्ट में मिल रही है। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, राइट। तो सेम अब जो IMF है या WTO है उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई है या जो लॉज बनाए हैं, ठीक है, उसको तो वो इक्वली इंप्लीमेंट कर रहे हैं सारी कंट्रीज के लिए, बट स्टिल क्या होता है, सेम सेट ऑफ पॉलिसीज डू नॉट लीड टू सेम रिजल्ट, राइट। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज ज्यादा प्रॉफिट कर पाती हैं, कुछ कंट्रीज में उतना ज्यादा आउटकम नहीं आ पाता है, राइट। उसके बाद जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं इसके, उसका जो बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, सपोज एक देश ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर भी लिया, जो उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो फ्री ट्रेड वो कर रहे हैं, या जो भी वो रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दे रहे हैं मार्केट में, इवन इफ दे आर क्रिएटिंग प्रॉफिट, क्या वो जो प्रॉफिट है उस कंट्री के सिटीजन्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है? नहीं, कभी नहीं। वो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उससे उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट जो माइनॉरिटी पीपल है दे आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो मेनी क्रिटिक्स से दैट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स, उनमें से एक कॉन्सिक्वेंसेज ये भी है कि जो बेनिफिट होता है वो एक बहुत ही स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बेनिफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट जो है उन तक पहुंच पा रहा है। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इससे डिप्रीव्ड है, राइट। नाउ वी टॉक्ड अबाउट वेलफेयर स्टेट, है ना, जब हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेलफेयर, ठीक है। अब जो वेलफेयर स्टेट होता है वो सोशल वेलबींग देखता है लोगों की, जिस पे हमने बात करी थी। अब ग्लोबलाइजेशन आ गया है तो कंट्रीज को क्या करना पड़ रहा है कि वो थोड़ा लिबरल हो जाते हैं ट्रेड बैरियर्स एंड एवरीथिंग को लेकर के, दूसरे कंट्रीज वहाँ पे आते हैं, तो उससे क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, राइट। तो जो वो गवर्नमेंट का जो जवाबदेही होता है अपने सिटीजन्स के प्रति कि नहीं हम आपकी सोशल वेलबींग को देखेंगे, है ना, गवर्नमेंट जो है वो उसको सब्सिडाइज रेट्स में आप तक एजुकेशन पहुंचाएगी, हेल्थ पहुंचाएगी, वो नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है, जो ज्यादा रिच हो रहे हैं, जो पुअर है वो ज्यादा पुअर हो रहे हैं, तो जो सोशल सेफ्टी नेट्स है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते। अब बताओ, जो रिच लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, दे माइट फाइंड अ जॉब इन MNCs, बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करें तो उन्हें लगता है ना कि नहीं सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल होना चाहिए जहाँ से उन्हें फायदा मिल सके, बट ये हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल खुल जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाएगा, है ना, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये इंक्रीज होता चला जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाट द क्रिटिक्स पॉइंट आउट व्हेन दे टॉक अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके। इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये जो अभी चल रहा है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज लाइक अ मॉडर्न कॉलोनाइजेशन। जो पावरफुल कंट्रीज हैं, मतलब ऑफ कोर्स हिस्ट्री में जो भी कॉलोनाइजेशंस होता था, जो कॉलोनीज होती थी और जो इंपीरियल पावर होता था वो उन पे अटैक करके वहाँ पे रूल करता था, व्हाटएवर। बट अभी ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये कह रहे हैं कि ये रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो क्या कर रही है, इकोनॉमिकली उनका इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो जा रहा है, इतना ज़्यादा वर्चस्व हो जा रहा है किस पे, अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड व्हाटएवर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस पे, कि इसको एक नया टर्म दिया जा रहा है रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज अल्टीमेटली ईदर बाय द हार्ड पावर और बाय द सॉफ्ट पावर, पावरफul countries are ruling, right? So interdependence and integration between governments is like very evident when it comes to consequences of economic globalization, right? Like if there is a country which is producing raw materials and then there is a country जिनको वो raw materials चाहिए ताकि वो कोई finished goods बना सके, and then both of them after integrating the product they need a country जहाँ पे market हो या population हो जहाँ पे इसकी demand है। demand and supply की बात है, ultimate goal क्या है हमारा, profit बनाना, right?
इससे क्या हो रहा है, कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है, जो कंट्री रॉ मटेरियल्स के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, जिन कंट्री के यहाँ बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स है बट उन्हें टेक्नोलॉजी के लिए या मशीन्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है. सो यू नो व्हाट हैपन्स, इट विल लीड टू कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट. सो देयर इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव impact, there are a few positive impacts also. So that is why the debate is always going on and it is very crucial that we debate on, right. उससे हमें पता चलता रहता है कि क्या negative consequences है, क्या positive consequences है. Economic growth बहुत सारी underdeveloped countries का और developing countries का जो है increase हुआ है after globalization has come to the picture, right. इसमें से हम एक example इंडिया का भी ले सकते हैं. You might have seen after 1991 जब LPG reforms आए थे इंडिया में, LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उन रिफॉर्म्स के आने के बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल का वो बहुत इंक्रीज हुआ है. इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंडिया का बढ़ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट. ओके, सो फ्रॉम माय साइड दैट इज ऑल फॉर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वेरी सिंपल, यू कैन रीड इट इन द बुक और आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है. एंड नाउ वी विल बी मूविंग टू कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो दिस इज लाइक द मोस्ट एविडेंट वन, ठीक है. सो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते. जब हम बात कर रहे हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज कल्चर. कल्चर क्या है, संस्कृति जिसकी हम बात करते हैं, कल्चर. व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ, राइट. हम अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हैं, आवर डेली एक्टिविटीज, द फूड दैट वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर ईटिंग फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट वी आर ईटिंग फॉर लंच, हम किसी को कैसे ग्रीट कर रहे हैं, राइट. दैट इज कल्चर, दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, द वे वी आर लिविंग our life. So what is culture? The way of life. Okay, now how globalization is affecting your day-to-day activities and your day-to-day life is cultural consequences of globalization. Very simple, ठीक है. अब इस पे भी काफी डिबेट्स हैं, पॉजिटिव भी चीजें हैं, नेगेटिव भी चीजें हैं. सो क्रिटिक्स का क्या कहना है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के लिए, कि कैसे वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को, जो ग्लोबलाइजेशन है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है या इम्पैक्ट कर रहा है. सो दे से कि ग्लोबलाइजेशन poses a threat to cultures in the world. ठीक है, दुनिया में हर तरीके के कल्चर है, आपको पता है. इंडियन कल्चर वेरी फेमस, देन देयर इज अदर कंट्रीज ऑल्सो. अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जिसको हम बोलते हैं, अ वर्ड वेरी कॉमन, वेस्टर्न कल्चर वी टॉक अबाउट इट एवरी डे, राइट. सो दे से कि जो बहुत सारे कल्चर्स हैं वो खतरे में हैं, ठीक है. ये डिबेट चलता आ रहा है. ओके, सो ये कैसे हो रहा है और इसका डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे. सो नाउ व्हाट हैपेंड, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आए हैं, जिसका एक प्रोडक्ट है इंटरनेट. आई थिंक आप सबने उसके बारे में सुना होगा, राइट. सो इंटरनेट और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन आया है, इससे क्या हुआ है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी क्लियरली एविडेंट. उसका जो इम्पैक्ट है इट्स वेरी क्लियरली एविडेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. एंड कल्चर भी जो है वो इससे अछूता नहीं रहा है, राइट. सो व्हाट हैपेंस कि जो कल्चरल इम्पैक्ट्स है वो हर एक कंट्रीज पे देखे जा रहे हैं, बिकॉज नाउ इट्स वेरी सिंपल. यू नो, इफ यू वांट टू सी कि हाउ लाइक पीपल इन जापान आर स्पेंडिंग देयर डे, राइट, तो आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो, राइट. अगर आपको देखना है कि हाउ अमेरिकन फार्मर्स हैं वो कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं या क्रॉप्स को कैसे उगाते हैं, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी दैट दे आर यूजिंग, बिकॉज दे यूज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी. तो यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब और यू कैन रीड अबाउट इट. सो इट इज वेरी कॉमन. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम उससे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब द डोमिनेंट कल्चर्स, कि क्या होता है कि हम उसे अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं. और उससे क्या होता है, देयर आर मेनी पीपल, मेनी पॉलिटिकल थिंकर्स, वो क्या सोचते हैं कि जो ये वेस्टर्न कल्चर है ये बहुत डोमिनेंट है, ठीक है, और जो इसका इम्पैक्ट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है दुनिया के बाकी कल्चर्स को, ठीक है. इसको हम बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन. ओके, कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी आती जा रही है. ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कल्चर है, आपके कंट्री का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट हो फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, बट बिकॉज व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट देयर आर सो मेनी गुड्स, देयर आर सो मेनी कमोडिटीज, व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट ऑल्सो, राइट. वेस्टर्न मूवीज, हॉलीवुड का आपने सुना होगा, वी आर सो मच अफेक्टेड. अगर एक इंडियन बॉलीवुड मूवी जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाती है, सो वी आर सो
हैप्पी, ओ माय गॉड दिस मूवी गॉट नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स, राइट? सो ये जो चीजें हैं ये जो है ना डोमिनेट करने लगती है अदर कल्चर्स। ओके, नाउ जो यूनिफॉर्म कल्चर है इसको हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है ग्लोबल कल्चर से कि हाँ सब लाइक एवरीवन इज वेयरिंग लाइक ब्लू जीन्स एंड वाइट शर्ट, तो ये एक ग्लोबल कल्चर हो गया। इससे हमें कंफ्यूज नहीं करना है। हर एक कल्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है और डिस्टिंक्ट होता है बाकी कल्चर्स से, राइट? कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट को प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है, देयर इज समथिंग गुड, लाइक आई विल गिव यू एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, योगा, राइट? सो योगा इज समथिंग जो इंडिया ने विश्व को दिया है, यू माइट हैव रेड अबाउट इट, एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। लाइक पीपल आर लाइकिंग इट सो मच, इट इज सो गुड फॉर योर हेल्थ दैट पीपल आर प्रैक्टिसिंग इट, है ना? तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इसका, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? बट जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अमंग कल्चर्स ऑल्सो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों में, राइट? अब इसमें जो वन पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म कल्चर को ग्लोबल कल्चर से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है? इट जस्ट हैपन्स दैट वट एवर इज पॉपुलर, वट एवर इज ट्रेंडिंग, वट एवर यू थिंक कि तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, उसको हम अपना लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, राइट? इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि हाउ लाइक द डोमिनेंट कल्चर, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कल्चर, द पावरफुल कंट्रीज जिनका ग्लोबलाइजेशन में भी अपर हैंड है, जो हम पढ़ चुके हैं, हाउ ये क्या हो रहा है ना, ये इम्पोज कर रहे हैं अपने कल्चर को हमारे ऊपर, राइट? हाउ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बहुत सारे फास्ट फूड चेन्स हैं, राइट? एंड कहीं ना कहीं हमें पता है फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर यू, है ना? फास्ट फूड जो होता है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इट इज नॉट गुड फॉर यू। अगर आप उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी हेल्थ पे, बट स्टिल वी आर सो फॉन्ड ऑफ इट, और यू कैन से वी आर सो एडिक्टेड टू इट, है ना? कि वो हम चाह के भी हम उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, वी आर एक्चुअली ईटिंग इट, राइट? सो इस पे बहुत सारा डिबेट भी हुआ था कि लाइक विच वन इज हेल्दी, अ बर्गर और अ समोसा, राइट? ऑफ कोर्स उसमें कुछ रिजल्ट्स भी आए थे, यू नो इट, राइट? सो क्या हो रहा है ना कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो उनके खाने पीने का, रहने वहने का तरीका है, वो क्या हो रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो इम्पोज किया जा रहा है। बिकॉज आप मार्केट में चले जाओगे, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट, है ना? एंड देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन, राइट? तो जो हमारे कंट्री के जो लोकल वेंडर्स हैं उनके लिए जो है ना कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो जाता है, राइट? बिकॉज लोगों के पास अब इतने चॉइसेस हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की भी बात आती है कि मार्केट में हम जो जाते हैं, क्या हमने उसके बारे में पहले सुना है? एंड these MNCs and these companies from the western countries, ये अपने प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट करते हैं that of course you know about it from the social media or the websites, and you think कि this is necessity of our lives, which is not the case, right? We can support the local vendors also, we can wear clothes जो हमारे इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो हो सकता है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्टर्न कल्चर से आती हैं वो हमारे यहाँ के लिए सही नहीं हो, है ना? बट वी स्टिल गो फॉर इट बिकॉज इट इज़ थॉट टू बी अ कूल ट्रेंड, राइट? सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग इट, एंड इट इज़ वन ऑफ द लाइक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज भी पॉजिटिव हो सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो लोग हैं दुनिया के, उनके पास ना चॉइसेस बढ़ रही है। हो सकता है कि हमारे देश में बहुत लिमिटेड चीज़ें हों, मतलब फूड आइटम्स की अगर हम बात करें या क्लोथिंग आइटम्स की हम बात करें, लाइक बहुत लिमिटेड चॉइसेस हो हमारे पास। बट ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, लोगों की चॉइसेस बढ़ गई है ना? और जैसा कि मैंने बताया कि कल्चर टू कल्चर एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, देयर इज नो कंपैरिजन। इससे क्या हो रहा है ना कि ज़्यादा हमें पता भी चल पा रहा है, हम अवेयर भी हो पा रहे हैं कि नो दिस इज वेस्टर्न कल्चर, दिस इज इंडियन कल्चर, तो डिस्टिंक्शन भी पता चल रहा है, राइट? सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव कि पीपल आर गेटिंग मोर चॉइस, आपके पास ज़्यादा चॉइस हो रहा है कि व्हाट यू वांट टू वेयर और व्हाट यू वांट टू ईट। लाइक न्यूट्रिशन की हम बात करें, बहुत सारे इससे जो फूड इंडस्ट्री में भी जो अवेयरनेस आ रहा है कि वी पीपल आर टॉकिंग मोर अबाउट प्रिजर्वेटिव्स, क्या सही है, कहाँ पानी की बॉटल में माइक्रो प्लास्टिक्स है। सो पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं, हम उसको पढ़ करके, उसको जान करके उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन डाइट के बारे में भी कहा जाता है कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, ऑयल बहुत ज़्यादा है, सो हाउ इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, तो हम उसको कहाँ पे सुधार सकते हैं। या
या फिर एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल वी कैन टेक कि लाइक एवरी डे वी आर कंज्यूमिंग टी, यू नो, इंडियन टी इज वेरी फेमस, द दार्जिलिंग टी, राइट? Everyone around the world is, you know, talking about Darjeeling tea, but the way we consume our tea in India is like not very good for our health, in which, you know, we put like sugar and milk. So उसके लिए भी तो awareness आ रही है ना, we are getting more choices, right? तो कहीं ना कहीं positive impact भी हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि हमें ये भी पता चल रहा है कि how our culture is different from other cultures, क्योंकि हम other cultures के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि ओके जापानीज कल्चर में ऐसा होता है, ओके वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है, हमारे कल्चर में तो ये बोलते हैं, देन वी कैन फाइंड सिमिलैरिटीज ऑल्सो, राइट? इससे क्या हो रहा है, जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है लोगों में. पीपल टॉक अबाउट इट, पीपल से इट प्राउडली, या आई एम फ्रॉम एशिया, आई फॉलो द एशियन कल्चर. एशियन कल्चर में इट इज वेरी कॉमन टू लिव विद योर पेरेंट्स एंड दे टॉक अबाउट इट, राइट? वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ इन अ डिस्टिंक्ट वे which is related to our culture. So there are both positive and negative impacts. Okay, so many people also say that, many thinkers also say that जो cultural exchange होता है ना, कभी भी one way नहीं हो सकता कि western countries can dominate us, right, by, you know, impacting us by their culture, you know, उनकी food habits, उनका जो way of clothing है and everything. They are also taking some good things from the other cultures, right? Cultural exchange cannot be one way. So that is why cultural consequences of globalization की जब हम बात करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि how every culture is different and distinct and what is so good about it, and this is known as cultural heterogenization, right? hetero मतलब different, and you know about it. Like I would like to give you a very simple example. I hope every one of you have heard about Netflix, right? And the success of the Squid Game, it's like Korean series, I guess. The popularity of that series on Netflix and जितने लोगों ने उसको view किया है, so you can see through that कि, you know, people were so amazed by it. उसका जो success था, like it was like trending all over the world. Everyone was watching it, okay? And of course there are many factors behind it, but I'm just giving you an example. उसके through क्या हुआ, उस series के through many people you know, come to know about like the Korean culture, South Korean culture, and how amazing the movies there is. And when we talk about entertainment also, entertainment के जो चीज़ें हैं उससे भी बहुत ज़्यादा जो होता है ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव देखा जा सकता है दुनिया में, राइट? Either it is the Hallyu wave or you can say the wave of Bollywood and Hollywood, राइट? इन सब चीज़ों से भी कल्चरल एक्सचेंज जो है बहुत प्रोमिनेंट हुआ है दुनिया में. मूविंग ऑन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, सो वी ऑल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हम सबको ये पता है. सो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाना पड़ता है. सो व्हेन वी गो इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वी नो कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, आप सबको पता है. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द इंट्रोडक्शन, लाइक हमारे यहाँ से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो थे ये यूरोपियन पीपल अपने यहाँ ले गए, विच वॉज वेरी यूजफुल फॉर देम, राइट? एंड दैट इज हाउ इंडिया बिकेम अ कॉलोनी एंड एवरीथिंग. यू नो द स्टोरी, राइट? सो वी विल नॉट गो वेरी डीप इनटू दैट. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस एंड वी स्टार्टेड, हमने थोड़ा प्रोटेक्शन करना चाहा अपने इकोनॉमी को, ठीक है, एंड वी वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट, दैट वाज आवर एम एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट, ओके. बट जो रिजल्ट था वो कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छा नहीं आया, है ना? चाहे वो एजुकेशन की बात हम करें, चाहे वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सबसे अल्टीमेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन था वो था एग्रीकल्चर, राइट? एंड ऑफ कोर्स एज वी वर द कॉलोनीज इन द पास्ट, और फिर अचानक से हमें इंडिपेंडेंस मिला एंड एवरीथिंग वाज सो हैफेज़ार्ड, राइट? सो इन 1991 इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गो फॉर द एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी बोलते हैं वेरी पॉपुलरली. सो उससे जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था देश में उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, उन्होंने वेलकम किया कि यू नो अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहता है हमारी कंट्री में वो आ सकता है. इफ देयर इज एनी कंट्री हु वांट टू सेट अप लाइक देयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसका जो वो सेटअप करना चाहते हैं, दे आर वेरी वेलकम, ठीक है. इससे क्या हुआ, आने वाले समय में क्या हुआ, देयर वाज अ लॉट ऑफ यू नो अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल ऑफ इंडिया, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ओपन हुए, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स था लोगों का वो बढ़ा. मार्केट में आप देख सकते हो हमारे पास हर चीज़ की कितनी सारी चॉइसेस हैं. सो कहीं ना कहीं वी कैन सी दैट इट्स वेरी एविडेंट दैट इट हैज़ हेल्प्ड इंडिया, right? Every year our economic growth is touching new heights, right? So economic growth and economic reforms जो थे वो कहीं ना कहीं help किया है इंडिया का. हालांकि जो इसके बहुत ज़्यादा effects हैं वो it is still going on and we are still pondering over it, but what we can see, it
quite evidently that India globalization has brought a drastic change in the living standards of India. ठीक है, moving on, like जो एक टॉपिक है, अब आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो हम ग्लोबलाइज, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल द पॉइंट्स. सो रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात जब हम करते हैं, इट्स द सेम, देयर इज ऑलवेज अ डिबेट गोइंग ऑन कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो रेसिस्टेंट, देयर आर many thinkers, there are many people who believe that the rich are getting richer and the poor are getting poorer. ठीक है, दे वॉन्ट टू डिमांड फ्रॉम द स्टेट कि प्रोटेक्शन किया जाए किन लोगों का, पुअर पीपल का, या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वापस लाया जा सके. स्टेट रिस्पॉन्सिबल हो कि जो भी उनकी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, उनको वो एक लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके. राइट, एंड उनका ये भी कहना है कि ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है, स्टेट का पावर जो है वो इरोड हो रहा है. इट इज लीडिंग टू द वीक ऑफ स्टेट. जो गवर्नमेंट है, क्योंकि व्हेन यू ब्रिंग लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन योर कंट्री, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाता है ना इंडस्ट्रीज में एंड बहुत सारी चीजों में, वो थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को पावर देती है कि नो, यू ओपन द इंडस्ट्री, यू गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज टू पीपल. राइट, सो जो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, कम करती है गवर्नमेंट. उसको क्रिटिक्स कह रहे हैं कि दैट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द स्टेट. स्टेट बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएगी. राइट, एंड उससे क्या हो रहा है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको हार्म पहुंच रहा है. ठीक है, दूसरी चीज क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि ग्लोबलाइजेशन कुछ हद तक तो ठीक है जब तक उसको हम रेगुलेट करके रख सके, बिकॉज टू मच ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू डीरेगुलेशन ऑफ द स्टेट. स्टेट ही डीरेगुलेट हो जा रहा है. तो वो उनका कहना है कि नहीं, हमें थोड़ी सी ना स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनानी चाहिए टू प्रोटेक्ट द पीपल, प्रोटेक्ट द सिटीजन्स. ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि वी शुड बी ट्राइंग टू बी सेल्फ रिलायंट, है ना. कंट्रीज ट्राई करें कि नहीं, उनके पास जितना सामान है, जो उनके पास जो रॉ मटेरियल्स है, उनके पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं. आई थिंक इफ़ वी टॉक अबाउट द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. सेल्फ रिलायंस की हम बात कर रहे हैं. राइट, कि जो प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया इज़ लाइक द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग मेड इन इंडिया, उसको पॉपुलराइज किया जाए लोगों के बीच में. ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, विमेन है, अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज खोलना चाहती हैं, अपनी कंपनीज खोलना चाहती है, गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो द गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग. ठीक है, एंड उसके बाद जहाँ तक ट्रेडिशन और कल्चर के हार्म होने की बात की जा रही है, तो उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाया जा रहा है. राइट, अगर कुछ चीज़ें द थिंग्स दैट आर नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर कल्चर, so people should be aware about it कि if that is what they want then it's okay, if it's their choice. But along with it, to be in the race, to be like the modern person or the cool person, you should not forget your roots or your culture. Right, so government is taking many initiatives कि हम अपने culture को भी याद रख सके. इसके लिए we celebrate so many days. गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है इसके लिए, जैसे कि योगा डे की बात कर सकते हैं हम. ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, दीज आर लाइक क्वाइट गुड एग्जाम्पल्स. ठीक है, बट रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के लिए है, बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर इकोनॉमिकली वीक. राइट, एंड ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. राइट, सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. एंड या सो स्टूडेंट्स, चलो अब इसी टॉपिक पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो CUET 2023 में आया था. ओके, सो द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. सो इट इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, हम पहले लिस्ट 1 को पढ़ेंगे, फिर लिस्ट 2 को पढ़ेंगे, एंड देन वी विल मैच. के सो लिस्ट 1 में है कॉन्सेप्ट एंड लिस्ट 2 में है ग्लोबलाइजेशन consequences. Very simple, very easy. I hope every one of you can solve it very easily. Okay, so the first option is erosion of state capacity. So as we have studied already that many political thinkers and critics say that one of the most dangerous political consequences of globalization is that erosion of state capacity happens wherever there is impact of globalization. Okay, state में क्या होता है, state की जो capacity होती है, state here represents what? The government. Government की जो capacity है उसमें erosion होता है, यानी कि reduction होता है. And why do they
say that? Because as they use इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो क्या होता है, जो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट है यानी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाती है। क्यों बनाती है अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल? ताकि वो इजीली ट्रेड कर सके बाकी देशों से, है ना। बाकी देश के लोग आकर के वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सके, है ना, कैपिटल को ला सके, कमोडिटीज को ला सके, मूवमेंट ऑफ पीपल जो है वो थोड़ा ईजी हो सके। अगर कोई चाहता है कि वो इंडिया में आकर के पढ़ाई करे तो वो सिंपल हो सके, राइट। सो इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, वेरी अंडरस्टैंडेबल। ये क्या होगा, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हियर इट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए, वेरी क्लियर। Moving on. So the next one is increasing role of IMF and WTO. First we will understand IMF stands for International Monetary Fund. We have already studied about it. And the second one is WTO, World Trade Organization. What is one of the important role of World Trade Organization? It makes and implements the policies of trade. Various countries, जो हर country को follow करना पड़ता है, जो भी member है WTO का, है ना। It is like a regulatory body. अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी आ रही है, you can complain about कि अरे यहाँ पे ऐसा हुआ, हमने ट्रेड किया था, this happened, right? It makes the policies, okay, और उसको implement करना, ठीक है, that is the function of WTO. And what is the function of IMF, International Monetary Fund? Wherever they see opportunity, जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि ये डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप्ड नेशन है, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, so they give funds. International Monetary Funds क्या करती है, फंड करती है चीजों को, है ना, वहाँ पे होने वाले चीजों को वो फंड करती है, ओके। सो वेरी इजी, इंक्रीजिंग रोल ऑफ IMF एंड WTO। किसी भी देश की जो पॉलिसीज ये बना रहे हैं ट्रेड की, वहां पे लगाई जाएगी तो इससे किस पे इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा? इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द country, so it will come under economic consequences. Okay, clear? Now moving on. The third one, internet. Very easy, we have already studied. Internet कैसे आया? With the advancement of technology. ठीक है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से क्या आया, इंटरनेट आया। वॉट एवर वी सी टूडे, द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया, है ना, वो इंटरनेट के थ्रू ही आया है। वी हैव अ मोबाइल फोन इन आवर हैंड्स एंड वी कैन सी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ पीपल अक्रॉस नेशंस, ओके। सो ये कैसे आया, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आया है। सो इंटरनेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके, क्लियर। इस ऑप्शन को हम मैच करेंगे लिस्ट 2 के ऑप्शन 2 से। सो इंटरनेट इज अ टेक्नोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हेटेरोजेनाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में। दो देशों के बीच में व्यापार होता है, लोगों का मूवमेंट होता है, कैपिटल का मूवमेंट होता है, कैपिटल यानी कि मनी, कमोडिटीज यानी कि चीजों का, है ना, मूवमेंट होगा ट्रेड के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा देशों के बीच में, है ना। कोई देश अगर आपके देश में आ रही है व्यापार करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी कि पहले तो जो लोग आ रहे हैं उनको आपकी भाषा आनी चाहिए, है ना। देयर शुड बी अ कॉमन लैंग्वेज। इससे भी आप देख सकते हैं क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा। दे विल स्टे इन योर कंट्री, दे विल गेट अ चांस टू नो अबाउट योर कंट्री, राइट। सो हेटेरोजेनाइजेशन का जहाँ यहाँ पे बात हो रहा है, इट इज अबाउट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके, क्लियर है। सो नाउ if we see the options, option number 4 is the correct answer. Very easy, very simply we have solved this question. और अगर आपके कोई भी suggestions हैं तो please comment down below. and इसके बाद आप कौन सा chapter पढ़ना चाहते हैं ये भी please comment करके हमें बताइए, okay? For more such videos please subscribe to our channel Exam Factor CUET, ठीक है, and press that bell icon ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको मैसेज मिल जाए। Bye students.